हेलो फ्रेंड्स, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम भारतीय संविधान और पॉलिटी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं और ये जो हमारी प्रिपरेशन है वो मुख्य रूप से ग्रुप सी एग्ज़ाम से लेकर लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि इस सेगमेंट से बहुत अच्छे संख्या में प्रश्न आते हैं, उनको हम देख रहे हैं। और हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं उनको कवर किया है। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित जितने भी पोर्शन थे वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक जो टॉपिक है हमारा कि राज्य पुनर्गठन का, इसको हमें समझना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। दरअसल इस समय की जब हम बात करते हैं भारत की, तो वर्तमान समय में हमारे भारत में, जैसा कि मैंने बताया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें, केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां पर सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है, सीधे राष्ट्रपति के माध्यम से एक प्रशासक नियुक्त होता है वहां पर। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास होता है। वैसे बताने के लिए तो वहां पर राष्ट्रपति का ही एक शासन किया जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो केंद्र सरकार के पास ही रहती है। तो ये होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये जो स्थिति थी राज्यों की, वो भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था उसमें कुछ अलग थी। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के एकदम आखिरी के कुछ पोर्शंस में हमने ये देखा था कि भारतीय संविधान का जो भाग 7 है, वो भाग 7 कहता था कि हमारे संविधान में 4 तरह के राज्यों का उल्लेख किया गया है। एक भाग क, एक ख, एक ग और एक घ। इसको डिटेल से हमने लास्ट वीडियो में देखा था और ये समझा था कि 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया और भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त करते हुए उसको एक ही वर्ग में रख दिया गया और भाग ग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो भाग ग के जो क्षेत्र थे, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मुख्य आयुक्तों का जो एरिया था, उसको उन्हीं के समीपवर्ती राज्यों के साथ जोड़कर उनकी स्थिति बदल दी गई। और जो ये घ वर्ग था, जिसमें सिर्फ अंडमान निकोबार था, वहाँ पर भी एक स्थिति अलग बना दी गई और फिर जो स्वरूप हो गया वो केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हो गया। तो इस सारी चीज़ों को हमने लास्ट में देखा था। अब हम राज्य पुनर्गठन से संबंधित भारतीय जो ये संविधान है उसमें किस तरीके के परिवर्तन हुए, भारत सरकार के द्वारा इस तरह से इस जो राज्यों का रूप था, राज्य अलग राज्य के लिए जो आंदोलन हुए, उसके बाद किस तरीके से पूरे भारत में राज्यों का स्वरूप बदला, उसको अब हम थोड़ा कवर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें राज्य पुनर्गठन से संबंधित देखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन जो ये है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि शुरू में क्या था कि भारत में, जैसा कि बताया गया कि अगर हम
ये इस मैप को हम देखते हैं, ये एक रफली मैप हमारा बन गया है भारत का। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का पोर्शन हो गया और यहाँ पर हमारा बांग्लादेश का हिस्सा आ गया। ये हो गया हमारा नेपाल का पोर्शन। तो ये एक तरीके से ये पूरा का पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हम मान सकते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और किस तरीके से 1947 के बाद की स्थिति परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1947 से पहले 1947 से पहले दो तरह की स्थितियां थीं। एक था कि सीधे ब्रिटिश भारत के अधीन आने वाले जो क्षेत्र थे, जैसे कि जो गवर्नर्स के प्रांत होते थे या मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र होते थे, उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा हमारे पास कई सारी रियासतें थीं। अधिकतर जो रियासतें थीं मुस्लिम रियासतें थीं, कुछ हिंदू राजाओं की रियासतें थीं, एक सिख रियासत हुआ करती थी। तो ये जितने भी यहाँ पर हमें जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा त्रावणकोर का, ये हमारा मैसूर का, ठीक इस तरीके से पूरा हमारा हिस्सा जो था वो बना हुआ था। इसमें हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर की रियासत होती थी। तो 1947 के बाद ये वाला पोर्शन तो पाकिस्तान के रूप में चला गया, ये बांग्लादेश के रूप में चला गया, और ये तो हमारा नेपाल है, इससे मतलब नहीं है। तो ये अब ये जो भारत की स्थिति हुई उसमें दो चीज़ें थी। एक तो वो थे जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और वहाँ गवर्नर का शासन था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो वो हिस्से भारत के संविधान के भाग बन गए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी रियासतें थीं, ये रियासतें जो थीं, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था पहले ब्रिटिश शासन के दौरान। ये राजा किसके अधीन था? महारानी विक्टोरिया के अधीन हुआ करता था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और विक्टोरिया का जो एक तरीके से अधीनता थी इन राजाओं ने त्याग दिया, तो अब ये राजा अपनी महत्वाकांक्षा बनाने लगे कि अब ये स्वतंत्र रहेंगे। और दूसरा, शेष भारत में लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा था, तो इन राजाओं को लगा कि अब इनका जो राजतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो कुछ राजाओं ने स्वयं को भारत के संघ में शामिल होने से मना कर दिया। वैसे 1947 तक भारत में तकरीबन 550 से अधिक जो थी रियासतें थीं, और इन रियासतों में से केवल जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ हो गया, और ये तीन महत्वपूर्ण हैं। वैसे भोपाल भी है, भोपाल की रियासत है। तो ये इसमें से हम समझ सकते हैं मेनली ये तीन की बात हम कर सकते हैं। तो ये तीन रियासतें थीं जिन्होंने भारत के संघ में शामिल होने की इच्छा नहीं जताई। जम्मू कश्मीर के महाराजा जो थे उन्होंने तो कहा कि वो ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने कहा कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। जूनागढ़ जो रियासत थी, एक छोटी सी रियासत थी, यहाँ पर गुजरात वाले पोर्शन में हम कह सकते हैं यहाँ पर थी, तो ये भी पाकिस्तान से सटी हुई थी। ये तीनों तरफ से भारत से भले जुड़ी हो लेकिन पाकिस्तान के थोड़ी नज़दीक थी। तो ये पोर्शन भी हमारा जो था वो पाकिस्तान से जुड़ने वाला था। लेकिन फिर क्या होता है कि इनकी अपनी अलग कहानी है, वो उतना हमें डिटेल में नहीं उनको पढ़ना है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि ये सारी रियासतें जो थीं वो भारत के अंतर्गत, भारत के संघ के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो इतना जो राज्य पुनर्गठन का हमने देखा था वो यही है कि जो हमारे 4 तरह के राज्य थे उसमें रियासतें भी शामिल हो गईं और जो शेष भारत के हिस्से थे वो तो शामिल थे ही। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, ये सारी रियासतें भारत में शामिल हो गईं, तो फिर एक नई एक जो
संकट था वो उत्पन्न हुआ कि क्या राज्यों को उनके भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर संगठित किया जाए या उनको जैसे वो बने हुए हैं वैसे ही रखा दिया जाए। तो वो यहाँ पर एक चुनौती बनी और उसको फिर देखा जाने लगा। तो ये थोड़ी सी हमें बातें थी समझने के लिए, उसको मैंने यहाँ बताया है। अब हम सीधे ये देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि 50 के दशक तक भारत में राज्यों में भाषाई तथा सांस्कृतिक संरक्षण की मांग बढ़ने लगी तथा पृथक राज्य आंदोलन जोर पकड़ने लगा। तो 1947 तक जो स्थिति थी कि बहुत बड़े इलाके को जोड़कर भारत बनाया जा चुका था, संगठित किया जा चुका था। अब उसमें से केवल 2-3 रियासतें थीं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जिसको शामिल करने में थोड़ी दिक्कत हुई, जूनागढ़ को थोड़ी शामिल करने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो भारत के रूप में संगठित हो गया था। अब जो पोर्शन जो चुनौती उत्पन्न हुई वो अब देश से अलग होने वाले राज्यों की नहीं थी, वो थी कि देश के भीतर ही अपने लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए ताकि खुद की जो भाषा संस्कृति है वो बचाई जा सके। क्योंकि भारत में जितने भी राज्य थे वो अब भले उसमें बहुसंख्यक एक जाति के हों, एक भाषा के हों, लेकिन उन राज्यों का जो गठन था वो अलग अलग भाषाओं संस्कृति से जुड़े लोगों से मिलकर किया गया था। तो अब राज्य के भीतर ही अब भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर कई तरह के पृथक राज्य आंदोलन होने लगे थे। जैसे कि सबसे पहला जो मामला था वो था, अब उस समय तमिलनाडु नहीं था, उस समय मद्रास कहा जाता था। मद्रास का जो ये प्रांत था इसमें अधिकतर क्या थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, अधिकतर तमिल बोलने वाले लोग थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर तेलुगु बोलने वाले भी लोग रहा करते थे। तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में 50 के दशक में तमिल से अलग होकर अपना एक अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए शुरू में बड़े आंदोलन होने लगे। और फिर इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कुछ अब भारत सरकार का जब ध्यान इसकी तरफ जाएगा तो कई तरह के आयोग गठित होने लगेंगे। तो उसी में जो सबसे पहला आयोग होगा वो है एस.के. धर आयोग। ये आयोग 1948 में गठित किया गया था। तो एस.के. धर आयोग, बहुत बार पूछा जाता है कि एस.के. धर आयोग जो 1948 में गठित किया गया उसकी सिफारिशें क्या थीं। तो उसकी सिफारिशें यही थीं कि भाषा के आधार पर राज्य गठित ना हो, जबकि राज्य का गठन कैसे हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। तो एस.के. धर आयोग की जो सिफारिश थी वो क्या थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। भले मांगे उस समय उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। संयुक्त प्रांत का भी जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको अलग कर उत्तराखंड बनाने की जो मांग थी वो 50 के दशक से ही उठने लगी थी। ऐसा हमने पृथक राज्य आंदोलन जो उत्तराखंड का हुआ था उसमें देख रखा है। तो स्थितियां जो थीं वो अब थोड़ी अलग हो रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने ये आयोग गठित किया एस.के. धर का। लेकिन इस आयोग ने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर गठन राज्य का ना हो, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता बाधित हो सकती है। अब इसको हम ऐसे एक बार समझ सकते हैं कि 1947 तक एक जो चुनौती थी वो क्या थी, वो चुनौती थी
इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि चुनौती ये थी कि हमारे पास जो बहुत सारी रियासतें हैं, अब इन रियासतों को 550 से अधिक रियासतें थीं, 562 रियासतें थीं, अलग अलग संख्या है। तो वो जो रियासतें थीं उनको किस तरीके से एक कर भारत का स्वरूप उनको प्रदान किया जाए। तो ये काम तो हो गया, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और उन्होंने 1950 आते आते जो था वो बहुत बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था, कई मामले सुलझा दिए थे, जम्मू कश्मीर का मामला ही अटका हुआ था। तो ये स्थिति तो हमारी चुनौती निपट गई कि अब इकाइयाँ तो भारत के अधीन आ गई, लेकिन दूसरी चुनौती अब जो थी वो भारत के भीतर ही बड़े राज्यों में से अपने भाषा और संस्कृति का एक अलग राज्य बनाने का जो चुनौती थी, जो आंदोलन था, वो शुरू होने लगा था। तो अब यहाँ हमने दो चीज़ें समझ ली कि अब चुनौतियाँ देश से अलग होने की नहीं थी, बल्कि देश के भीतर ही रहकर बड़े राज्यों जैसे कि मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, इसी तरीके से असम का जो इलाका था वहाँ का वो पोर्शन था, मध्य भारत का पोर्शन था, बम्बई का जो इलाका था उसमें से अलग होकर अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की जो मांग थी वो अब बढ़ने लगी। तो इसका समाधान कैसे हुआ वो भी हम देख रहे हैं, और वही इस राज्य पुनर्गठन से जुड़ता हुआ टॉपिक है। उसमें हमने पहली चीज़ ये देखी कि एस.के. धर आयोग जो 1948 में गठित हुआ, उसने ये अनुशंसा करी कि भाषा के आधार पर किसी स्थिति में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो देश की एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल उठने लगेंगे। तो ये पहली हमने आयोग पढ़ा जिसका नाम है एस.के. धर आयोग, और इससे जुड़ी हुई इतनी बातें थीं। अब 1948 में जो ये एस.के. धर आयोग गठित हुआ, इसने सिफारिश दे दी, तो इसके विरोध में भी कई सारी बातें होने लगी। तो फिर एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी, आयोग गठित किया गया था। वो जो हाई लेवल आयोग था वो क्या था उसको भी हम देखते हैं। तो पहला आयोग हमने एस.के. धर आयोग पढ़ लिया। अब दूसरा आयोग हम देखते हैं। राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये सारे आयोग हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो दूसरा हमारे पास आयोग है, पहला तो हमने देख लिया एस.के. धर आयोग। अब जो दूसरा आयोग है वो आयोग है जे.वी.पी. आयोग। ये आयोग भी 1948 में गठित किया गया था। तो इसको हमें देखना है कि जे.वी.पी. आयोग का मतलब क्या हुआ। जे.वी.पी. आयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 शीर्ष नेता, जिसमें कि नाम से हम समझ सकते हैं, इसमें एक जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल, तीसरे हैं तो तीसरे जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 नाम हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं जे.वी.पी. आयोग में, जो कि राज्य पुनर्गठन से ही संबंधित था। लेकिन इसने भी जो अनुशंसा की वो यही करी कि भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं गठित होना चाहिए। यही इसकी अनुशंसा थी। तो जे.वी.पी. आयोग जो था उसकी जो अनुशंसा थी वो यही थी जो कि एस.के. धर की थी, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। तो 1950 के अंत तक हम देख रहे हैं, 1950 वर्ष की बात कर रहा हूँ,
तो ये पूरा का पूरा 1950 तक का जो वर्ष था उसमें राज्यों को के स्वरूप में परिवर्तन करने संबंधी जो चीज़ें थीं वो ये थी कि इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि अलग राज्य की जो मांग थी वो विभिन्न राज्यों में भाषा और सांस्कृतिक और विकास के नाम पर बहुत तेज़ी से उठने लगी, और इस वजह से इसमें क्या था, एक घटना 1953 की है। वो 53 जैसा कि अभी मैंने थोड़ा उसको बताया था, 1953 में मद्रास जिसका नाम 1969 में क्या पड़ा था, तमिलनाडु, ये 1969 में पड़ा। तो इस मद्रास में के भीतर तेलुगु बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र था, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए, पृथक राज्य बनाने के लिए जो मांग थी वो बढ़ने लगी, और 1953 में एक पट्टाभी श्री रामुलु थे, ये नाम याद रहे। 1953 में पट्टाभी श्री रामुलु जो हुआ करते थे, ये नाम जरूरी है मैं याद करना कि इस तरीके से 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को लेकर जो अलग राज्य बनना था, इसको पोट्टी श्री रामुलु कहते थे इनको, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या करा, आमरण अनशन कर दिया, और इस आमरण अनशन की वजह से 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो पृथक राज्य आंदोलनों को लेकर जो हमारा इतिहास रहा है उसमें ये जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से भारत सरकार को मजबूरन एक नए क्षेत्र आंध्र क्षेत्र जो था तेलुगु भाषी लोगों का, वो तमिल क्षेत्र मद्रास से अलग करके गठित करना पड़ा। तो 1953 में इस मद्रास के क्षेत्र से हटाकर एक आंध्रा क्षेत्र जो था उसका गठन हुआ, और ये हुआ 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये वर्ष जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि मद्रास के एक तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो आमरण अनशन पर थे, और 1953 में उनकी मृत्यु हो गई, और फिर भारत सरकार को एक नए राज्य आंध्र क्षेत्र को उस बढ़ते दबाव में आकर गठित करना पड़ा। लेकिन ये तो चीज़ें दबाव में थीं, अब एक प्रॉपर नीति की ज़रूरत थी, इसीलिए फिर भारत सरकार के द्वारा एक फजल अली आयोग, 3 सदस्यीय फजल अली आयोग गठित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन में जो अगली चीज हम यहां देखेंगे वो है कि फिर 1953 में भारत सरकार द्वारा फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे। एक में खुद ये फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष थे, फजल अली थे जो कि इस आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरे इसमें के.एम. पणिकर हुआ करते थे। तीसरे इसमें हृदयनाथ कुंजरू
हृदयनाथ कुंजरू ये हुआ करते थे। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फजल अली आयोग जो गठित किया गया था इसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, इसके अलावा के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य हुआ करते थे। तो ये फजल अली आयोग था जो कि राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए गठित हुआ था। तो 1953 में भारत सरकार के द्वारा जो फजल अली आयोग था वो 1953 में गठित हुआ। ये 3 सदस्यीय आयोग था, इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे। ये 2 अन्य जो सदस्य हैं इनका भी नाम हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो 2 अन्य सदस्य हैं जिसमें एक हैं के.एम. पणिकर और दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों नाम हमें इसमें पता होने चाहिए। तो आंध्र क्षेत्र के गठन होने के बाद पूरा ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो भी मामला था इस पर एक स्थायी हल निकालने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो एस.के. धर आयोग था या जे.वी.पी. आयोग था उसने किसी भी तरह से भाषा के आधार पर राज्य गठन की बात को नहीं स्वीकारा था। लेकिन जिस तरीके से पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु होती है आमरण अनशन से अलग राज्य को लेकर मांग को लेकर, तो फिर ये फजल अली आयोग बैठता है और फिर ये प्रैक्टिकल एक निष्कर्ष निकालता है कि सबसे पहली बात तो इसमें ये कही गई कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है या होगा। मतलब जो चीज़ पहले मना करी गई थी कि भाषा के आधार पर किसी तरीके का कोई गठन नहीं होगा, ऐसा माना जाता था कि पहले हमारी जो इकाइयाँ थी वो अलग अलग थी, रियासतें अलग थी, किसी तरीके से एक हुए थे। अब कहीं उनमें एक तरह से बिखराव ना उत्पन्न हो जाए, तो इसीलिए सबको एक रखा गया था। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा उतनी फायदेमंद साबित नहीं हुई। तो भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात कही जाने लगी, लेकिन उसमें डिस्क्लेमर ये रखा गया कि एक भाषा एक राज्य का स्वरूप नहीं अपनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उनको निश्चित तौर पर एक अलग राज्य दिया जाए, ये स्थिति नहीं थी। बस ये था कि इससे किसी भी तरीके से जो भाषाई और सांस्कृतिक एक महत्व की जो चीज़ें हैं वो प्रिजर्व की जा सकें, जो आंदोलन हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन एक भाषा एक राज्य का स्वरूप इसमें नहीं बताया गया था, ऐसा इसमें नहीं कहा गया था। दूसरा, इसमें ये कहा गया था कि राज्य का गठन इसके साथ साथ प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रख के किया जाए। दूसरा, इसमें राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है वो हमारी बची रहे। तो इस तरीके से इससे 2 जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो ये थी कि फजल अली आयोग जो गठित हुआ उसने राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर एक हमारा अलग राज्य की मांग की जा सकती है, बनाया जा सकता है। लेकिन एक भाषा एक राज्य का कंडीशन नहीं मानी जाएगी। जरूरी नहीं कि भाषा के आधार पर ही 75 हमारे यहाँ राज्य बन जाएं, तो वो भी नहीं हो सकता था। तो एक भाषा एक राज्य की बात नहीं मानी गई, लेकिन हाँ भाषा के आधार पर भले गठन हो सकता था। तो ये जो फजल अली आयोग थी
इस फजल अली आयोग के ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा फजल अली आयोग ने एक और बात कही, इसने ये कहा कि हमारे संविधान में जो 4 तरह के राज्य हैं, जो हमने देखे थे भाग 7 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 तरह के राज्य थे, वो जो 4 तरह के राज्य थे, जिसमें कि भाग ग के अंतर्गत जो राज्य थे वो, भाग ख के अंतर्गत जो राज्य थे वो, इनको एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए और इनमें सिर्फ 2 रूप रखा जाए, एक राज्यों का और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों का, जिसमें से राज्यों की संख्या 16 रखी जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 3 रखी जाए। तो ऐसी सिफारिश की गई थी फजल अली आयोग के द्वारा। तो फजल अली आयोग ने अपनी जो सिफारिश थी वो यही रखी थी कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो भाग 7 है, जिसमें 4 तरह के राज्यों का उल्लेख है, तो ये जो 4 तरह के राज्य हैं, इस 4 तरह के राज्यों का ये जो स्वरूप है इसको समाप्त कर दिया जाए और उनकी जगह पर सिर्फ राज्य और केंद्र शासित 2 इकाइयां बनाई जाए और राज्यों की संख्या 16 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 3 कर दी जाए। अब ये जो रिपोर्ट थी ये आई 1955 में आई। तो फजल अली आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य गठन से संबंधित, इसमें कितने सदस्य थे, इसकी सिफारिश क्या थी, इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की इकाइयों को किस तरीके से पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई, एक भाषा एक राज्य के जो सिद्धांत था क्या उसको माना गया या नहीं माना गया, क्या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात मानी गई कि नहीं मानी गई, ये तमाम वो कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक से जुड़े हुए, फजल अली आयोग से जुड़े हुए, जो कि पेपर्स में पूछे गए हैं और इनको मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये जो फजल अली आयोग गठित हुआ, इसकी रिपोर्ट जब 1955 में आ गई तो फजल अली आयोग की कुछ सिफारिशों को मान लिया गया और कुछ को नहीं माना गया। अधिकांश चीज़ों को वैसे मान लिया गया था और यहाँ हम समझते हैं कि फजल अली आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम संसद से पारित कराया गया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात मान ली गई और जो भारतीय संविधान में 7 हमारे पास अधिनियम थे, 7 हमारे भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत जो 4 तरह के हमारे पास राज्य थे उनके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया और इसी वर्ष जो था वो परिवर्तन 7वें संवैधानिक संशोधन से किया गया और 1 नवंबर 1956 में भारत में जो राज्य थे उनकी संख्या हो गई 14 और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या हो गई 6। तो ये स्थिति हमारी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई थी। अब तक भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो आंध्र क्षेत्र था। आंध्र का गठन हुआ था तेलुगु भाषी लोगों के लिए, मद्रास से अलग करके ये राज्य बनाया गया था। अब हम यहाँ से थोड़ा सिस्टमेटिक आगे की कहानी को देखते हैं कि कब कौन सा राज्य हमारा बनता है, जो बहुत अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक भारत का मैप बनाएंगे
तो ये एक हमारे पास इंडिया का एक मैप है। अब इसी में हम राज्य पुनर्गठन को किस तरीके से 1 बाई 1 तरीके से देखेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे, यहाँ से किस तरीके से कहानी 28 राज्यों तक गई। ये आज वर्तमान में 28 राज्य हैं और किस तरीके से ये 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हुए, इसको थोड़ा बहुत हमें देखना होगा। तो सबसे पहले जो है कि अब बात करेंगे कि सबसे पहले 1960 में क्या होता है। 1960 में सबसे पहले हम बात करेंगे 1960 की। ये जो वर्ष है 1960 का, इसमें भारत में 2 जो राज्य थे, एक राज्य जो था बम्बई, उसका एक विभाजन देखने को मिलता है। तो 1960 में हमारा जो बम्बई प्रांत हुआ करता था, इस बम्बई प्रांत में गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले जो लोग थे, इनके आंदोलन शुरू हुए और इस तरीके से 1960 में जो महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 पृथक राज्य अस्तित्व में आए और इस तरीके से अभी तक हमारा जो था कि 1 नवंबर 1956 तक स्थिति 14 राज्यों की थी। अब भारत का जो 15वां राज्य था वो निर्मित होता है। यहाँ पर ये पहले पूरा बम्बई प्रांत हुआ करता था, ये पूरा बम्बई प्रांत होता था। अब इसके 2 हिस्से कर दिए गए, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे बना देता हूँ। इसके 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा जो था, ये वाला पोर्शन जो था, ये कहलाया गुजरात और ये कहलाया महाराष्ट्र। तो ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जो अब राज्य पुनर्गठन के बाद सबसे पहला राज्य जो गठित हुआ, 15वां जो राज्य बना, वो बना गुजरात। कब? 1960 में। तो 1960 में बम्बई प्रांत का विभाजन होता है और भाषा के आधार पर मराठी लोगों को महाराष्ट्र मिल जाता है और गुजराती लोगों को गुजरात मिल जाता है। तो भारत का 15वां राज्य जो गठित हुआ वो गुजरात था, जो कि 1960 में निर्मित होता है। तो ये पहली चीज़ हमने देखी। इसके बाद जो स्थितियां होती हैं उसको भी हम समझते हैं। इसके बाद कुल मिलाकर ये था कि वर्तमान स्वरूप को अगर हम देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये हमारा मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है और फिर ये पोर्शन जो है हमारा, ये असम का थोड़ा सा पोर्शन है, ये मेघालय का पोर्शन है। तो ये हमारे पास 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में और एक हमारा पोर्शन बाद में सिक्किम जुड़ता है, ये 8 स्टेट हो जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर किस तरीके से पुनर्गठन की चीज़ें हुई वो भी समझने वाली हैं, लेकिन अभी हमने 1960 तक की स्थिति को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। अब जो स्थितियाँ बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1963 में 1963 में जो ये नागालैंड था उसको असम से, पहले इस पूरे इलाके में आज़ादी के समय असम ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अब इसी असम से 1963 में क्या नागालैंड को अलग किया गया।
नागालैंड को 1963 से बाहर किया गया और फिर देखा जाएगा कि ये भारत संघ के एक सोलहवें राज्य के रूप में ये गठित होता है। तो भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड 1963 में एक राज्य के रूप में निकलकर सामने आता है। ये 16वां राज्य बन जाता है। कहाँ तक की बात हो गई? 1963 तक की बात हो गई। अब थोड़ा हम फिर से नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं 1966 की। यहाँ पर हम देखें तो ये पोर्शन हमारा पंजाब का है, इसमें हल्का सा पोर्शन हरियाणा का है। इसको मैं अगर, ये हमारा छोटा सा राज्य पंजाब हो गया, ये छोटा सा पोर्शन हरियाणा का हो गया और ये उत्तराखंड का वर्तमान में है। और इसके अलावा ये जो हिस्सा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये तीन हमारे पास जो राज्य हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हमारे पास देखी जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहीं पर मैं बता दूं कि 1966 में क्या होता है कि ये जो पंजाब और हरियाणा का इलाका होता है, यहाँ पर भी भाषा के आधार पर स्थितियां अलग हो जाती हैं। दरअसल जो पंजाब का इलाका था, इस पंजाब के इलाके में हिंदी बोलने वालों का एक क्षेत्र होता था जिसको हम हरियाणा कह सकते हैं। एक पंजाबी बोलने वालों का एक क्षेत्र होता था जो आज का पंजाब हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्वतीय हिस्सा भी हुआ करता था जिसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े भाग आया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक रियासत, पटियाला रियासत हुआ करती थी जिसको बाद में जोड़ दिया गया। तो ये सारे पंजाब की स्थिति हुआ करती थी। तो 1966 में हिंदी भाषी लोगों को हरियाणा का इलाका प्राप्त हो गया और पंजाब जो था 1966 में, अब बस उसमें पंजाब और ये कुछ पर्वतीय हिस्से बचे रहे। तो 1966 तक आते आते भारतीय संघ के अंतर्गत जो राज्यों की संख्या थी वो जो देखी जाती है वो हमें समझनी होगी कि 17वें, क्योंकि 16वां राज्य जो था वो नागालैंड था। और अब इस तरीके से हम यहाँ समझेंगे कि हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य के रूप में अपनी स्थिति को बनाता है और 17वें राज्य के रूप में इसका अस्तित्व आ जाता है। तो इस तरीके से जो बात हमें यहाँ पर देखनी थी वो ये थी कि भारतीय संघ का जो 17वां राज्य था वो हरियाणा था और वो 1966 में पंजाब से अलग होकर निर्मित हुआ। अब जो पंजाब था उसमें हिमाचल का पर्वतीय हिस्सा भी आता था। अब देखेंगे कि जब 1970 का जो दशक शुरू हुआ तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो था तो ये जो 1966 में ये वाला इलाका हिमाचल प्रदेश का था, ये 1966 से लेकर 71 तक इस पंजाब के ही एडमिनिस्ट्रेशन से अलग थोड़ा करते हुए इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था, पंजाब से अलग कर पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो दर्जा दिया गया 1971 में। तो 1971 में जो पंजाब राज्य से 1966 में पर्वतीय हिस्सा अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसको 1971 में हिमाचल प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और ये जो अलग राज्य हुआ करता था
ये भारतीय संघ का देखा जाएगा तो एक तरीके से 18वां राज्य था। तो भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य निर्मित होता है। तो ये स्थिति थी 1971 तक की। अब हम देखेंगे कि 1972 में पूर्वोत्तर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक मणिपुर है, ये हमारा मणिपुर हो गया। इसके अलावा ये हमारा मेघालय हो गया और एक हमारा त्रिपुरा हो गया। तो 1972 में क्या था कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये कुछ नए हमारे राज्य बनाए गए और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का ये जो नया पोर्शन तैयार हुआ, इसको एक अलग अलग नाम दिए गए। इसमें से जो मणिपुर था वो 19वां राज्य था, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। तो मणिपुर, क्योंकि 18वां राज्य जो था हिमाचल प्रदेश था, उसके बाद मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां हमारा राज्य बनकर तैयार हुआ। इसमें इनकी संख्या याद रखनी उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईयर हमें थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। मतलब आज़ादी के समय जो असम का पोर्शन था, अब वो काट काट के अलग किया जाने लगा था। सबसे पहले 1963 में नागालैंड अलग हुआ 16वें राज्य के रूप में, फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये अलग हुए। अब बस हमारे पास जो पोर्शन बचे वो कौन से बचे? वो बचे एक तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा असम का इलाका है, ये हमारा सिक्किम का इलाका हो गया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश बचा है और ये बचा है हमारा मिजोरम। तो ये दो इलाके बचे हैं टॉप मोस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इनको भी आगे हम देखेंगे किस तरीके से राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो अब हम 1972 तक 21 राज्यों को हमने देख लिया। अब इसके बाद सीधे बात होगी 1987 की। तो 1987 में क्या होता है? 1987 में हमारे पास 3 राज्य और आते हैं। इसमें से एक चीज़ हमें ये देखनी होगी, सिक्किम का। ये 1975 में इसको भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में 1975 में जोड़ा जाता है। इसको थोड़ा अलग से हम देख लेंगे, लेकिन अभी ये हमारा जो फॉर्म बना है इसमें हल्का सा बस इसको हम समझ लें कि 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया जाता है। सिक्किम शामिल होता है। सिक्किम का शामिल होना अलग स्थिति है और इन राज्यों का अपने में रीऑर्गेनाइज्ड होना वो अलग हिस्से हैं, तो उसको हमें नहीं देखना है। लेकिन इस तरीके से इसको आप भारत के मैप में भी यहाँ पर अगर चीज़ें साफ ना दिख रही हो तो केवल डेटा लेने के लिए आप इसको समझें और वैसे अपने मैप में देख लें। यहाँ पर सिक्किम 1975 में 22वें राज्य के रूप में हो गया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को हमने देख लिया। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये क्या होते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा ये 1987 में भारतीय संघ में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है गोवा का, जो कि 1987 में शामिल होता है, और ये पोर्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम का। तो ये सारे जो हमारे राज्य थे वो 1987 में भारतीय संघ में शामिल हुए थे। और इनको अगर हम देखें तो जो गोवा का पोर्शन था, गोवा एक जो राज्य था वो 25वें राज्य के रूप में हमारे संघ में शामिल हुआ। इसको हम यहाँ कर सकते हैं। जो गोवा था वो
25वें राज्य के रूप में 1987 में शामिल हुआ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश 23वें और मिजोरम 24वें। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 25वें राज्य के रूप में शामिल हुए थे। यहाँ तक की स्थिति को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि 26, 27 और 28 ये राज्य कौन से थे। तो ये है उत्तर प्रदेश, जिसको पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, उसका एक हिस्सा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा जो पोर्शन है ये थोड़ा मैप को हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश था, ये हमारा मध्य प्रदेश था और ये हमारा पूरा पोर्शन जो था वो बिहार का था। तो क्या हुआ कि सन 2000 में, ये 2000 की बात हो रही है, ईयर हमें पता होगा, ये उत्तराखंड का पोर्शन अलग किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ये जो पोर्शन था छत्तीसगढ़ का, ये अलग हुआ और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था झारखंड के रूप में अलग किया गया। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि सन 2000 में 3 हमारे राज्य बने। एक बना छत्तीसगढ़, किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। फिर ये एक तरह से हमारा 26वां राज्य बना था। फिर उसके बाद उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये 27वां राज्य बना। और फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है झारखंड। ये झारखंड जो था ये हमारा एक तरीके से बिहार से अलग होकर ये 28वें राज्य के रूप में निर्मित हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होना, बिहार से झारखंड का अलग होना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना। छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां एक राज्य बना था। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद अब 28 राज्य तो हो गए, लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो ख़त्म होने के बाद अभी हमें 28 दिखते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे पास 29 राज्य होते थे। क्यों? क्योंकि 2014 में क्या हुआ था कि ये जो आंध्र प्रदेश का इलाका था, ये इस तरीके से उसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो था ये अलग करके तेलंगाना बनाया गया। और इस तरीके से इसकी जो राजधानी है तेलंगाना की वो अमरावती है। और इस तरीके से तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद के इलाके में शामिल है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जहाँ तक ये बात सही है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा गठित होने वाला अंतिम राज्य है तेलंगाना, जो राज्य गठित होने वाला। लेकिन फिर हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इस तरीके से फिर से हमारे पास जो राज्यों की संख्या थी वो कितनी हो गई? वो हो गई 28। वो हो गई 28। तो इस तरीके से हमने राज्य पुनर्गठन को कम अधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे फैक्ट्स के रूप में हमने यहाँ पर समझा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसको मैं इस पर ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करूँगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको मैं ऐसे ही बता दूँ कि सबसे पहले क्या था कि 1 नवंबर 1956 को हमारे पास 14 राज्य हुआ करते थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का एक ट्रेंड निर्मित होने लगा। तो उन आंदोलनों को दबाने के लिए फिर सबसे पहले
1960 में बम्बई प्रांत को अलग किया गया और उससे गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए और इस तरीके से 15वां जो राज्य था वो गुजरात बना। 1963 में असम के पोर्शन से नागाओं के इलाके को अलग किया गया और नागालैंड बनाया गया 16वें राज्य के रूप में। फिर पंजाब के इलाके में क्या होता है, क्योंकि उस समय पंजाब में हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी और पर्वतीय क्षेत्रों का बहुत बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा पटियाला रियासत का भी कई पोर्शंस रहा करते थे। तो पंजाब जिसको कहते हैं उसमें सिख समुदाय को लेकर पंजाब बनाया गया और हरियाणा को अलग कर दिया गया 1966 में, और वो हरियाणा 17वें राज्य के रूप में हमारे भारत संघ में शामिल हो गया। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा था, उसको पर्वतीय हिस्सा जो पंजाब का था उसको हिमाचल प्रदेश के रूप में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया और 1971 तक वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो पंजाब के अधीन चंडीगढ़ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश उसके नज़दीक एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में और वो 18वां राज्य बन गया। इसके बाद 1972 की कहानी है। असम से ही मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अलग होते हैं और इनको 19, 20 और 21 राज्य के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति होती है वो केवल आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को देखने की है, जिनको 1987 में 23वें और 24वें राज्य के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। उधर 25वें राज्य के रूप में उसी 1987 में गोवा निर्मित हो जाता है। तो यहाँ तक की स्थिति को हमने देखा। फिर सन 2000 में मध्य प्रदेश से 36वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अलग होता है, उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होता है और झारखंड बिहार से 28वें राज्य के रूप में यहाँ पर अलग हो जाता है। अंतिम राज्य जो कि जिसका गठन हुआ है 29वें राज्य के रूप में वो तेलंगाना है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो ये पोर्शन है इसको मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रख दिया गया, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। और इस तरीके से हमारे पास इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देते हैं। इसमें से एक कहानी बस सिक्किम की है जो थोड़ी बहुत हमें अलग से समझनी है, जिसको 1975 में भारत के संघ में शामिल किया गया था। इससे अलावा हमने गोवा, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, इन सब को किस संवैधानिक संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया वो पहले हमने देख लिया है। तो ये सारा हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कि कब कौन सा राज्य जुड़ा, क्या संख्या है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड का है जो कि 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से जोड़ा गया था। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करी हैं। अब थोड़ा सा हम सिक्किम के उदाहरण को देखते हैं। क्योंकि प्रश्न कहीं से भी किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम मूलतः सिक्किम हमारे देश में शामिल नहीं था। 1970 के शुरुआती दशक तक वहां पर जो था एक शाही शासन हुआ करता था। चोग्याल वंश का वहां पर शासन हुआ करता था सिक्किम में। 35वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या हुआ कि सिक्किम को
भारत के अंतर्गत एक, इसको हम कह सकते हैं कि 35वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1974 में ये सिक्किम जो है 1970 के 1970 के दशक में सबसे पहले 1974 में 35वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। अभी वो राज्य के रूप में नहीं जुड़ा है। इसको 1974 में ये जो संशोधन हुआ संविधान में, उसमें सिक्किम को एक संबद्ध राज्य के रूप में जोड़ दिया गया। मतलब अभी पूर्ण राज्य का दर्जा इसको नहीं दिया गया है सिक्किम को। 35वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा दो व्यवस्थाएं की गई। एक नया अनुच्छेद संविधान में 2 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का। अभी हमने देखे थे भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद थे, 1 2 3 4। तो शुरू में क्या था, जब सिक्किम जोड़ा गया तो 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उसमें अनुच्छेद 2 का भी जोड़ दिया गया था। तो ये 2 का अब हट गया है, लेकिन उस समय एक संबद्ध राज्य का दर्जा देने के लिए एक नई व्यवस्था अनुच्छेद 2 का जोड़ी गई 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। और एक 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, जो कि किससे जुड़ी थी, जो कि सिक्किम से जुड़ी थी। सिक्किम से ये 10वीं अनुसूची आज जो है वो तो दल बदल कानून से जुड़ी है, लेकिन जो सबसे पहली बार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो जुड़ी थी सिक्किम के शासन को देखने के लिए। तो ये व्यवस्था करी गई थी 35वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। लेकिन बाद में जब 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो इस 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये जो व्यवस्था थी 2 का की और 10वीं अनुसूची की, ये हटा दी गई। और फिर सिक्किम को भारत संघ में 1975 में भारत संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से सिक्किम जो था वो भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला एक क्षेत्र बन गया। तो यहाँ से 2 चीज़ें हमें समझनी हैं कि भारत का सिक्किम में भारत का विलय संवैधानिक संशोधन 1975 में जो 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 36 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके माध्यम से हुआ। तो 36 में जो हमारे पास जो संशोधन था, संवैधानिक संशोधन, उसके माध्यम से सिक्किम भारत में जुड़ा और इसको 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये चीज़ समझनी है। जो 35वां संवैधानिक संशोधन है ये भी सिक्किम से जुड़ा है, लेकिन ये इसको सिर्फ संबद्ध राज्य का दर्जा देता था। इसमें अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मूलतः 10वीं अनुसूची सिक्किम से जुड़ी थी, लेकिन बाद में 1985 में, क्योंकि 1975 में 10वीं अनुसूची हटा दी गई, फिर एक नई 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून के रूप में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे पोर्शन पढ़ लिए। इसके अलावा हमने ये देख रखा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ। जैसे गोवा की बात की जाए, दमन एंड दीव की बात की जाए, या दादर नागर हवेली की बात की जाए, या पुदुचेरी की बात की जाए, तो गोवा जो था ये 1961 में इसको अधिग्रहित किया गया। कहाँ से? पुर्तगाल से। दमन एवं दीव भी 1961 में आ गया। दादर नगर हवेली 1954 में भारत के हिस्से में आया था। पुदुचेरी भी 1954 के हिस्से में भारत में आया था। लेकिन
गोवा, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। गोवा को 1961 से 1987 तक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। 1987 में वो 25वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया था गोवा को। दूसरी तरफ दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, ये सब क्या थे, ये हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे। पहले अलग अलग थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले इन्हें जोड़कर एक ही कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुदुचेरी की बात की जाए तो फ्रांस की ये कॉलोनी होती थी। इसमें केवल पुदुचेरी नहीं है, इसमें यनम है, इसमें माहे हैं, इसमें कारिकल है। तो इस तरह के तमाम हिस्से इस पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं। 1954 में ये भारत के संघ में फ्रांस से अधिग्रहित किया गया और फिर उसके बाद ये जो पुदुचेरी का हिस्सा था ये 1962 तक एक अधिग्रहित क्षेत्र की तरह रहा। ये 1954 से 1962 तक इसको अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में रखा गया और फिर जाकर 1962 के बाद ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया। किससे? 14वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें थी। राज्य वैसे बहुत कुछ इसमें पढ़ा जा सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी था। यहाँ से अब कोई प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं, इतना बता दिया गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे इससे जुड़े हुए जो आयोग थे, जो अधिनियम थे, किस तरीके से हमारा कौन सा राज्य कब बना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, वो हमने कवर किया है। तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।